नमस्कार दोस्तों, अभिवादन स्वीकार करें लोकेश त्रिपाठी की तरफ से। और आइए आज हम अपने संभव सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। समाप्ति की ओर है ये सीरीज और आज चर्चा करते हैं एक्सटर्नल सेक्टर की। एक्सटर्नल सेक्टर को हम भुगतान संतुलन भी कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी कहते हैं। तो यानी हम इस एक्सटर्नल सेक्टर में जिस टॉपिक की चर्चा करेंगे उस टॉपिक को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, उस टॉपिक को हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन। तो आपके दिमाग में ये बात कौंध रही होगी कि आखिर भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते किसे हैं। तो ये चीजें थोड़ी फैक्चुअल है, एक एक लाइन में मैं समझाता हूं। तो सबसे पहले हम समझते हैं भुगतान संतुलन की परिभाषा। एक बात जान लीजिए, किसी भी देश के निवासियों का से इस दुनिया के साथ लेन देन तो होता ही है। भारत है तो पूरी दुनिया के साथ लेन देन करता है। आज के दौर में कौन ऐसा देश होगा जो पूरी दुनिया के साथ लेन देन न करता होगा? थोड़ा बहुत कुछ न कुछ तो करता ही होगा। तो किसी भी देश के निवासियों का शेष विश्व के साथ, शेष दुनिया के साथ, किसी भी देश के निवासियों का शेष विश्व के साथ जो मौद्रिक लेन देन होता है, जो मौद्रिक लेन देन होता है, इस मौद्रिक लेन देन के विवरण को ही या इस मौद्रिक लेन देन को ही भुगतान संतुलन कहते हैं। यानी जो भी एक देश के निवासी दूसरे देशों के साथ जो भी मौद्रिक लेन देन करता है, जितना भी, भाई कोई भी लेन देन करेंगे तो उसका वैल्यू पैसे में ही नाका जाएगा, मुद्रा में ही नाका जाएगा। तो किसी भी देश के निवासियों का शेष विश्व के साथ जो भी मौद्रिक लेन देन होता है, उस लेन देन के विवरण को हम भुगतान संतुलन कहते हैं। एकदम बात क्लियर हो गई? जो भी लेन देन होता है उसके विवरण को हम भुगतान संतुलन कहते हैं। ये जो लेन देन होता है, यह जो भुगतान संतुलन होता है, जो लेन देन होता है, लेन देन ही भुगतान संतुलन है। तो ये जो लेन देन है या जो ये भुगतान संतुलन है, इसको 3 खातों में बांटते हैं। एक खातों में दिखाना पड़ेगा ना। एक को कहते हैं चालू खाता, दूसरे को कहते हैं पूंजी खाता और तीसरे को कहते हैं वित्तीय खाता। यानी जो लेन देन का विवरण है यह 3 खातों में किया जाता है, चालू खाता, पूंजी खाता, वित्तीय खाता। अगर हम चालू खाते में क्या क्या लेन देन होता है इसको समझ लें, पूंजी खाते में क्या क्या लेन देन होता है इसको समझ लें, वित्तीय खाते में क्या क्या लेन देन होता है इसको समझ लें, तो पूरा भुगतान संतुलन समझ जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम चालू खाते की बात करते हैं। तो अगर हम चालू खाते की बात करें, जिसे अंग्रेजी में हम करेंट अकाउंट कहते हैं, तो चालू खाते के 2 भाग होते हैं। एक को कहा जाता है वस्तुओं का व्यापार, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसे बीओटी कहते हैं, बीओटी कहते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। वस्तुओं का व्यापार, कोई भी वस्तु। दूसरे को कहते हैं अदृश्य व्यापार, यानी ऐसा व्यापार जिसमें हाथ में कोई वस्तु दिखती नहीं है, इसे हम बैलेंस ऑफ इनविजुअल भी कहते हैं, बीओआई कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस ऑफ इनविजुअल कहते हैं, बीओआई कहते हैं। यानी दृश्य वस्तुओं का व्यापार और अदृश्य वस्तुओं का व्यापार, ये 2 प्रकार के व्यापार होते हैं। जो दृश्य वस्तुओं का व्यापार है, जिसे हम बीओटी कहते हैं, इसमें वस्तुओं का आयात और निर्यात शामिल है। जितनी भी वस्तुओं का या हम आयात कर रहे हैं या निर्यात कर रहे हैं, उन सभी को हम बीओटी में रखते हैं, दृश्य वस्तुओं के व्यापार में रखते हैं। तो ये तो बड़ा सीधा साधा सहज है। दिक्कत आपको यहां हो रही होगी कि आखिर जो हम अदृश्य व्यापार है, जिसे हम बीओआई कहते हैं, बैलेंस ऑफ इनविजुअल कहते हैं, इसमें क्या क्या शामिल है? तो जो बैलेंस ऑफ इनविजुअल जिसे कहते हैं, इसमें 3 चीजें शामिल है। पहला सेवाएं शामिल है, सर्विसेज शामिल है। दूसरा स्थानांतरण शामिल है, ट्रांसफर शामिल है। और तीसरा
आय शामिल है, इनकम शामिल है। क्या शामिल है? अगर सवाल पूछे कि बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल का हिस्सा क्या है, तो बैलेंस इंडिविजुअल का हिस्सा सेवाएं हैं, स्थानांतरण है और आय है। सेवाएं, स्थानांतरण और आय, ये तीनों मिलकर के अदृश्य व्यापार बनाते हैं, बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल बनाते हैं। तो जाहिर सी बात हमें देखना होगा कि सेवाओं में क्या क्या आता है, स्थानांतरण में क्या क्या आता है और इनकम में क्या क्या आता है। तो आइए देखते हैं सेवाएं, स्थानांतरण और इनकम। यानी बीओआई के जो ये तीन हिस्से हैं, जिसे सर्विसेज यानी सेवाएं कहते हैं, ट्रांसफर यानी स्थानांतरण कहते हैं और इनकम यानी आय कहते हैं। देखते हैं इनमें क्या क्या शामिल है। तो सबसे पहले जब हम सर्विसेज की बात करते हैं, सेवाएं की बात करते हैं, तो आरबीआई ने 13 प्रकार की सेवाओं को शामिल किया है, जैसे परिवहन, यात्रा, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं, कंप्यूटर सेवाएं, टूरिज्म, व्यावसायिक सेवाएं, प्रोफेशनल सर्विस, मनोरंजन सेवाएं, बौद्धिक संपदा अधिकार, बीमा, वित्तीय सेवाएं। ये सारी की सारी चीजें किसमें शामिल हैं? सेवाओं में शामिल है। अब देखते हैं ट्रांसफर में क्या क्या शामिल किया जाता है। ट्रांसफर्स, जिसे हम हिंदी में स्थानांतरण कहते हैं, इसमें दो चीजें शामिल होती हैं। एक को वित्त प्रेषण कहते हैं और दूसरे को हम कहते हैं उपहार या अनुदान। यानी वित्त प्रेषण और अनुदान से मिलकर के क्या बनता है? स्थानांतरण। अगर हम कुछ यूं कहें कि ये जो स्थानांतरण है, इसमें दो चीजें शामिल हैं। दो वित्त प्रेषण, इसे विप्रेषण भी कई जगह लिखा मिलेगा, प्लस अनुदान, प्लस उपहार और अनुदान। उपहार और अनुदान। तो आप कहोगे ये वित्त प्रेषण क्या है? याद रखिएगा, विदेशों में जो भारतीय काम कर रहे हैं, नौकरी करने गए हैं, मजदूरी करने गए हैं, वो भारतीय जब धन अपने देश में भेजते हैं, भारत में भेजते हैं, तो उसे ही वित्त प्रेषण कहते हैं। यानी विदेश की धरती पर जो भारत के लोग काम कर रहे हैं, जब वो अपना कमाया हुआ धन, अपनी सैलरी, वेतन इत्यादि देश में भेजते हैं, तो उसे ही वित्त प्रेषण कहते हैं। वित्त प्रेषण के बारे में थोड़ी सी चर्चा हमने कर दी है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत सर्वाधिक प्रेषण करने वाला देश है। दूसरा स्थान चीन का है। भारत को सर्वाधिक वित्त प्रेषण मिल रहे हैं। तो स्थानांतरण में एक तो हो गया वित्त प्रेषण। अब उपहार और अनुदान की बात करते हैं। तो भारत के लोगों को विभिन्न देशों के लोगों से गिफ्ट भी मिलते हैं। साथ साथ जो बड़े देश है, जैसे अमेरिका ही अनुदान देता है, कुछ अनुदान का पैसा देता है। कभी कभी विश्व बैंक भी कुछ अनुदान देता है, तमाम संस्थाएं अनुदान देती हैं। तो अनुदान और वित्त प्रेषण का पैसा ट्रांसफर यानी स्थानांतरण में रखा जाता है। तीसरा बात हमने कहा था, जो बीओआई है उसका हिस्सा था आय, इनकम। तो इनकम में क्या क्या रखा जाता है? याद रखिएगा, कई जगह इसी आय को कारक आय भी लिखा जाता है। यानी कई जगह इस इनकम को फैक्टर इनकम भी लिखते हैं। याद ध्यान दीजिएगा, यदि भारतीय कंपनियां हो या भारत की सरकार हो या भारत का कोई व्यक्ति हो, उसने विदेशों में संपत्ति अर्जित की है, विदेशों में उस संपत्ति है उसके पास, और उस संपत्ति से वो आय प्राप्त कमा रहा है, यानी उस संपत्ति से कमाई हो रही है। मान लीजिए उस संपत्ति से उसे लाभ मिल रहा है, कोई कंपनी लगाया है, प्रॉफिट में आ रही है, भारत के लोगों की कंपनी विदेशों में या प्रॉफिट कमा के देश भेज रहा है, तो लाभ मिल रहा है। मान लीजिए उसने बैंक में पैसा जमा किया है, तो ब्याज मिल रहा है। मान लीजिए कोई भारतीय या किसी विदेशी के साथ साझेदारी में मिलकर के कंपनी की स्थापना किया है, तो दोनों जो लाभ मिलेगा बांटेंगे, यानी लाभांश मिलेगा, तो लाभांश मिल रहा है। तो ये सबसे जो पैसा कमाई होता है उसे हम रखते हैं आय में। तो ये तीन चीजें हो गई, ये बीओआई का हिस्सा है। यानी बीओटी और बीओआई मिलकर के कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब एक शब्द आता है चालू खाता घाटा, करेंट अकाउंट डेफिसिट। क्या है चालू खाता घाटा? याद रखिएगा, चालू खाता घाटा से आशय यह है कि चालू खाते से जो मुद्रा प्राप्त हो रही है, यानी देश को चालू खाते में जितनी मुद्रा प्राप्त हो रही है, देश को अपने चालू खाते में उतनी ही मुद्रा उससे अधिक मुद्रा बाहर भेजनी पड़ रही है। यानी चालू खाते के व्यापार से जितनी कमाई हम कर रहे हैं,
चालू खाते के व्यापार से ही उतनी कमाई विदेश भी चली जा रही है। अर्थात चालू खाते में जितना हम आयात कर रहे हैं उससे अधिक हम निर्यात कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं चालू खाता घाटा। इसे कहते हैं चालू खाता घाटा। भारत चालू खाते घाटे का शिकार रहा है। कभी कभी वो बढ़ गया, लेकिन अभी तो ठीक ठाक है। फिर भी जीडीपी का 0.7% अभी भी हम चालू खाते घाटे की स्थिति में है। यानी वर्तमान में इंडिया का जो चालू खाता घाटा है वो भारतीय जीडीपी का 0.7% है और भारत के इतिहास में सबसे कम है, सबसे न्यूनतम है। कहा भी जाता है कि अगर चालू खाता घाटा जीडीपी के 2% तक रहे तो संधारणीय है, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब चालू खाते घाटे में देखते हैं कि कैसे हो जाता है चालू खाता घाटा। तो अलग अलग हिसाब लेते हैं। देखो, चालू खाते में एक है बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी वस्तुओं का व्यापार। दूसरा है बीओआई, बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल, यानी अदृश्य वस्तुओं का व्यापार। अगर हम बीओटी की बात करें, बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करें, तो बीओटी हमेशा नकारात्मक रहा है, यानी वस्तुओं के व्यापार में हम हमेशा घाटे में स्थिति रहे। अर्थात भारत जितनी वस्तुओं का निर्यात करता है उससे अधिक वस्तुओं का आयात करता है, यानी जितना बेचते हैं उससे अधिक खरीदते हैं। और इसका कारण क्या है? सबसे अधिक हमें खरीदना क्या पड़ता है? पेट्रोलियम। फिर हमें खरीदना पड़ता है डिफेंस प्रोडक्ट, वेपन्स। फिर हम खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ये सब चीजें भारत को बहुत ज्यादा खरीदनी पड़ती है। क्योंकि ये सब चीजें भारत को बहुत ज्यादा खरीदनी पड़ती है, इसलिए भारत का चालू खाता घाटा हमेशा नकारात्मक रहा, जिसमें दो चीजों का सर्वाधिक योगदान है, पेट्रोलियम और डिफेंस प्रोडक्ट। और किसी नंबर 1 पर कहा जाए तो इस पेट्रोलियम का सर्वाधिक योगदान है। अब जो वस्तुओं का व्यापार वाला मामला है वो तो बहुत घाटे में है, यानी बीओटी बहुत घाटे में है, बहुत नकारात्मक रहता है, हमेशा रहा। बीओआई की बात किया जाए तो बीओआई हमेशा सकारात्मक रहा है, यानी जो अदृश्य व्यापार है उसमें भारत को सरप्लस की स्थिति रही है। लेकिन दिक्कत क्या है? बीओआई से जितनी जो मुद्रा की प्राप्ति होती है उससे बीओटी के घाटे को संतुलित करने की कोशिश की जाती है, लेकिन बीओटी का जो घाटा है, इसका जो घाटा है, बीओटी का घाटा इतना बड़ा होता है कि बीओआई से संतुलित नहीं हो पाता है। बीओटी का घाटा इतना बड़ा होता है कि बीओटी से संतुलित नहीं हो पाता है। बीओटी का घाटा इतना बड़ा होता है कि बीओआई से संतुलित नहीं हो पाता है। तो ये रही कहानी चालू खाते की। अब थोड़ा बात करते हैं पूंजी खाते की। 3 खाते हमने बताया, चालू खाता, पूंजी खाता, वित्तीय खाता। अब थोड़ा बात करते हैं हम किसकी? पूंजी खाते की। देखो, जब पूंजी खाते की बात करते हैं तो उसमें 3 चीजें आती हैं। एक आता है विदेशी निवेश। पूंजी खाते में विदेशी निवेश, जितना भी विदेशी निवेश से पैसा आता है सब पूंजी खाते में आता है। और विदेशी निवेश में भी 2, एफडीआई और एफपीआई, यानी एफडीआई और एफपीआई से जो भी पैसा आता है उसे हम किस में रखते हैं? पूंजी खाते में। दूसरे नंबर पर आता है ऋण, लोन। दूसरे नंबर पर आता है ऋण, लोन। भारत सरकार जो उधारी लेती है, ठीक, वह भी पूंजी खाते में ही आता है। और तीसरे नंबर पर आता है बैंकिंग पूंजी लेन देन। भारत के बैंकों को जो विदेशियों से पूंजी मिलती है, जो पैसा मिलता है, उसे बैंकिंग पूंजी लेन देन कहते हैं। तो इन 3 प्रकार के हिसाब किताब को हम पूंजी खाते में रखते हैं। यानी एफडीआई को हम पूंजी खाते, यानी विदेशी निवेश को पूंजी खाते में रखते हैं, ऋण को पूंजी खाते में रखते हैं, और बैंकिंग पूंजी लेन देन को भी हम पूंजी खाते में रखते हैं। तो ये रहा परिचय हमारी पूंजी खाता का। अब थोड़ी सी हम बात करते हैं भाई, देखते हैं वित्तीय खाता क्या है, वित्तीय खाता क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट क्या है। तो इस खाते में हम वित्तीय संपत्तियों के प्रवाह को दर्ज करते हैं, यानी सीधे जो मनी फ्लो हो रही है, डायरेक्ट मनी फ्लो हो रही है, उसके प्रवाह को दर्ज करते हैं। तो क्या क्या इसमें रखते हैं? तो देखिए, केंद्रीय बैंक में जो धारित विदेशी मुद्रा भंडार है उसको काउंट करते हैं।
देश के केंद्रीय बैंक में विदेशी लोगों द्वारा जमा जो धन है, विदेशियों ने जो आपके आरबीआई में धन को जमा कर रखा उसको रखते हैं। देश के सरकारी बॉन्ड में, गवर्नमेंट बॉन्ड में जो विदेशियों का निवेश है उसको रखते हैं। देश के स्टॉक और बॉन्ड में, कॉरपोरेट के स्टॉक और बॉन्ड में जो विदेशियों का निवेश है उसको रखते हैं। अन्य देशों ने अपने बैंकों में जो हमारा रुपया जमा किया हुआ है उसको रखते हैं। साथ साथ आईएमएफ के पास जो हमारा एसडीआर रखा जाता है, इन सभी संपत्तियों को जब हम जोड़ देते हैं और इन सभी संपत्तियों के हिसाब किताब को हम वित्तीय खाते में रखते हैं। इस प्रकार बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 खाते हमें प्राप्त होते हैं। इस प्रकार बैलेंस ऑफ पेमेंट के 3 खाते हमें प्राप्त होते हैं, चालू खाता, पूंजी खाता और वित्तीय खाता। इन तीनों खातों से और इन तीनों खातों के कंपोनेंट से आपका परिचय हो गया। ये 3 प्रकार के खाते हैं। अब थोड़ी चर्चा हुई है, अभी जिक्र आया है विदेशी मुद्रा भंडार का, तो देखते हैं भैया ये क्या है। ठीक, उसके बाद थोड़ा सा आज़ादी के बाद से अब तक का जो भुगतान संतुलन का रुझान है, थोड़ा इसको समझने बूझने की कोशिश करते हैं। तो आ जाइए भैया, क्या है विदेशी मुद्रा भंडार। अगर हम भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की बात करें तो क्या क्या शामिल होता है। तो भारत में विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक आरबीआई है। आरबीआई ही सरकार की तरफ से विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करती है। ठीक, विदेशी मुद्रा में सर्वाधिक जो होता है वो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति होती है। सर्वाधिक मात्रा में क्या है, यानी अगर हम विदेशी मुद्रा भंडार में देखें सर्वाधिक क्या रखा है, तो विदेशी मुद्रा भंडार में हमने सर्वाधिक विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति रखी है, अर्थात सर्वाधिक मात्रा में हमने अमेरिकन डॉलर रखा है। ठीक, तो फर्स्ट नंबर पर हमने यूएस डॉलर को रखा हुआ है। ठीक, दूसरे नंबर पर मौद्रिक स्वर्ण है। मौद्रिक स्वर्ण का मतलब ये है कि आरबीआई बाजारों से सोना खरीद करके रखती है विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में। सोना सस्ता होता है तो खरीद करके रख लेती है, महंगा होता है बेच के कुछ कमा लेती है। तो जो मौद्रिक स्वर्ण रखती है, सोना खरीद के रखती है, ये भी विदेशी मुद्रा भंडार में आता है। जो विशेष आवरण अधिकार है, अर्थात जो एसडीआर है, जो आईएमएफ के पास हर देश रखता है, वो भी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा है। साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जो हमारा रिजर्व ट्रेंच है, या जो रिजर्व ट्रेंच है, यह रिजर्व ट्रेंच भी हमारे विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल होता है। यह रिजर्व ट्रेंच आईएमएफ के पास रखी गई देश की एक ऐसी मुद्रा होती है, ऐसी भी कि देश अपने किसी भी ऐसे समय जब उसके सामने भुगतान संतुलन की समस्या खड़ी हो रही हो, यानी विदेशी बाजारों से कुछ खरीदना और पैसा न हो, तब इसका इस्तेमाल कर सकता है। यूँ कहिए कि यह वो पैसा है जो देश आईएमएफ में रखता है कि कोई आपदा आएगी तो हमको दे दीजिएगा। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के विदेशी मुद्रा भंडार बनाती हैं। अब थोड़ा देखते हैं कि भारत में भुगतान शेष का, बैलेंस ऑफ पेमेंट का रुझान क्या रहा है। तो पहली अवधि चली थी 1956 से 1976 तक। इस देश में भुगतान संतुलन ठीक ठाक नहीं रहा था, क्योंकि देश को 3 युद्ध लड़ने पड़े थे, सूखा पड़ा था, 1973 का तेल संकट आया था। इन सब के कारण ठीक भुगतान शेष में भारी घाटा लगा था। दूसरी अवधि 1976-77 से लेकर 80 तक की थी। यह बैलेंस ऑफ पेमेंट का स्वर्णिम काल था। भारत के पास 7 महीने के बराबर का विदेशी मुद्रा भंडार था, और याद रखिएगा 6 महीने के बराबर का विदेशी मुद्रा भंडार आदर्श माना जाता है। तीसरी अवधि 1980-81 से लेकर के 1990-91 की थी। बड़े पैमाने पर इस दौर में व्यापार घाटा हुआ, और इस व्यापार घाटा के कारण भारत में गंभीर भुगतान शेष का संकट खड़ा हो गया। फिर इसी के कारण 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म लाए गए, और 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद हमारे भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हुआ, और हमें यह परिणाम 1993-94 के बाद दिखने भी लगा है कि 1993-94 के बाद भारत का भुगतान संतुलन बहुत ही सकारात्मक स्थिति में पहुंच गया। आप कहोगे ऐसा क्यों हुआ? तो भारत के भुगतान संतुलन के सकारात्मक स्थिति में पहुंचने की 3 वजहें हैं। पहला वजह है कि आर्थिक सुधारों के बाद बैलेंस ऑफ इंडिविजुअल में तेजी से वृद्धि हुई। भारत ने तेजी से सॉफ्टवेयर का निर्यात किया इस देश से, और भारत के लोग भारी संख्या में विदेशों में गए, जो कमाए और वहां से देश में पैसा
भेजे। साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था जब मजबूत हुई तो एनआरआई लोगों ने भी केंद्रीय बैंक में पैसा जमा करना शुरू किया, एनआरआई डिपॉजिट में वृद्धि हुई। और इसके अलावा जब आर्थिक सुधारों के बाद बाजार खोल दिया गया तो बाजार के खुलने के कारण देश की तरफ विदेशी निवेश तेजी से आया। इन सब के कारण भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार हुई। अभी आज के डेट में भारत के पास 11 महीनों का सरप्लस है और 6 ही महीने का आदर्श माना जाता है। यानी भारत 11 महीनों के आयात को रखने के बराबर का पैसा अपने पास रखा हुआ है। तो ये रही भुगतान संतुलन की स्थिति। अब हम बात करते हैं भुगतान संतुलन से थोड़ा सा आगे बढ़ करके हम बात करते हैं रुपए की परिवर्तनीयता क्या, कि आखिर रुपए की परिवर्तनीयता किसे कहते हैं। देखो, अगर हम रुपए की परिवर्तनीयता की बात करें, मुद्रा की परिवर्तनीयता की बात करें कि क्या है रुपए की परिवर्तनीयता, क्या है मुद्रा की परिवर्तनीयता, इसको समझने की कोशिश करें तो याद रखना, मुद्रा की परिवर्तनीयता का सीधा सा अर्थ है विदेशी मुद्रा के लिए घरेलू मुद्रा के विनिमय की स्वतंत्रता। यानी रुपए को डॉलर में जैसे चाहे बदल लीजिए, डॉलर को रुपए में बदल दीजिए, दिरहम को रुपए में बदल लीजिए, रुपए को दिरहम में बदल लीजिए, दिनार में बदल लीजिए, पाउंड में बदल लीजिए, स्टर्लिंग में बदल लीजिए। मैंने इसका सीधा सा मतलब है कि जिसके पास भी भारतीय रुपया है वह रुपया परिवर्तनीय होने पर उसे विदेशी मुद्रा में बदल सकता है, साथ ही विदेशी मुद्रा है तो इसको रुपये में बदल सकता है। यही है मुद्रा परिवर्तनीयता का मतलब, और रुपए के संदर्भ में भी यही है। यानी मुद्रा परिवर्तनीयता से मतलब है कि एक मुद्रा को दूसरे मुद्रा में परिवर्तनीय होने की कानूनी छूट, कानूनी आज़ादी। रुपए के संदर्भ में इसका मतलब है कि रुपया है तो विदेशी मुद्रा में बदल लीजिए, विदेशी मुद्रा है तो रुपए में बदल लीजिए। ये जो मुद्रा परिवर्तनीयता है यह 2 प्रकार की होती है, चालू खाता परिवर्तनीयता और पूंजी खाता परिवर्तनीयता। मुद्रा की परिवर्तनीयता 2 प्रकार की होती है, चालू खाता परिवर्तनीयता और पूंजी खाता परिवर्तनीयता। चालू खाता परिवर्तनीयता से आशा है कि चालू खाते में जिन जिन वस्तुओं को दर्ज किया जाता है, जिन जिन सेवाओं को दर्ज किया जाता है, उनमें से अगर आपको विदेशी मुद्रा कमाई हुई है, विदेशी मुद्रा विदेशों से विदेशी मुद्रा लेकर आ रहे हैं, तो आरबीआई आपको बदल के रुपया दे देगी। या उसी चालू खाते में जो जो वस्तुएं दर्ज है, अगर भारत में व्यापार कर रहे हैं, आरबीआई पास रुपया लेकर जाते हैं तो वो डॉलर बदल करके दे देगी। यही है चालू खाते में परिवर्तनीयता का मतलब। तो चालू खाता परिवर्तनीयता, जो देश में आर्थिक सुधार आए उसके बाद ही ये हुआ कि हम चालू खाता को परिवर्तनीय बनाते हैं। ठीक, 1993 आते आते 1993 आते आते चालू खाता को पूर्णतः परिवर्तनीय बना दिया गया, 100% कन्वर्टेबल बना दिया गया। यानी चालू खाते में घरेलू मुद्रा है और आपने चालू खाते के व्यापार से अर्जित किया है तो उसको विदेशी मुद्रा में बदल सकते हैं, और चालू खाते के व्यापार से अगर विदेशी मुद्रा आपने विदेशों में अर्जित किया है तो देश में ले आकर के घरेलू मुद्रा में तब्दील कर सकते हैं। यानी अगर आपने वस्तुओं के आयात और निर्यात से पैसा कमाया है, सेवाओं के निर्यात और आयात से पैसा कमाया है, विप्रेषण कारक आय सहित अन्य कहीं से भी पैसा कमाया है तो उसको डॉलर में बदल सकते हैं, या डॉलर कमाया है तो रुपए में बदल सकते हैं, कोई भी विदेशी मुद्रा है तो रुपए में बदल सकते हैं, कोई रुपया है तो किसी भी विदेशी मुद्रा में बदल सकते हैं। चालू खाता में परिवर्तनीयता से मतलब यही है। पूंजी खाता में परिवर्तनीयता चालू खाते की जैसी ही है। यानी अगर हम पूंजी खाता में परिवर्तनीयता की छूट देते हैं तो मतलब पूंजी खाते में जो जो चीज़ें दर्ज हैं उसमें अगर उससे संबंधित काम करके आपने विदेशी मुद्रा कमाई है तो रुपए में बदल सकते हैं, और देश के भीतर अगर आपने उसी चीज़ों से संबंधित रुपया कमाया है तो विदेशी मुद्रा में बदल सकते हैं। ठीक, तो 1997 से चालू खाते में परिवर्तनीयता की शुरुआत की गई, और यह परिवर्तनीयता धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है, धीरे धीरे बढ़ाई जा रही है। हाँ, अभी भी पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं है, पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं है, पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं है। क्योंकि पूर्ण परिवर्तनीयता का आशा है कि 100% अपने बाजारों को विदेशियों के लिए खोल देना, लेकिन आज भी
कई चीज़ें हैं जो 100% विदेशी निवेशकों के लिए नहीं खोली गई हैं। जैसे परमाणु ऊर्जा विदेशी निवेशकों के लिए नहीं खोली गई है, रेलवे परिचालन विदेशी निवेशकों के लिए नहीं खोला गया, लॉटरी जुआ ये सब विदेशी निवेशकों के लिए नहीं खोला गया। कई प्रकार की एफडीआई में अभी भी 100% की सीमा नहीं है, 76-74 यही सीमा है। तो जो चीजें अभी पूर्णतः विदेशी निवेश के लिए नहीं खोली गई हैं वहां पूर्णतः परिवर्तनीयता नहीं है। हाँ, ये सच है कि धीरे धीरे बहुत तेजी से, शुरुआत में तो धीरे धीरे शुरू हुआ, लेकिन वर्तमान में बहुत तेजी से हम पूंजी खाता परिवर्तनीयता की ओर बढ़ रहे हैं। यानी अगर आपको स्टैंड पूछा जाए कि वर्तमान में भारत में पूंजी खाते की हालात क्या है, तो बहुत तेजी से भारत पूंजी खाता परिवर्तनीयता को अपना रहा है, लेकिन पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं है। जिस दिन भारत अपने 100% सेक्टर को 100% एफडीआई के लिए खोल देगा, पूर्ण परिवर्तनीयता हो जाएगी। और इसके लिए हम अभी प्रयास क्या कर रहे हैं, तो हम देख रहे हैं कि देश में एफडीआई एफपीआई की अनुमति दी जा रही है। देश की संस्थाओं को विदेशों में निवेश के लिए पूंजी प्रवाह की अनुमति दी जा रही है। देश की संस्थाओं को विदेशों से उधार लेने के लिए की अनुमति दी जा रही है। ठीक, ये सब किया जा रहा है। थोड़ी सी अगर हम और विस्तार से चर्चा करें भारत में परिवर्तनीयता की, तो याद रखिएगा, ये तो शॉर्टकट रहा। अगर थोड़ी हम विस्तार से चर्चा करें तो याद रखिएगा, 1991 के पूर्व इंडियन इकोनॉमी एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी। भारतीय अर्थव्यवस्था एक बंद अर्थव्यवस्था थी। अर्थात 1991 के पहले रुपए के बाहरी मूल्य को आरबीआई द्वारा प्रबंधित किया जाता था। आरबीआई विदेशी मुद्रा की खरीद फरोख्त करती रहती थी ताकि रुपए की वैल्यू एक स्थिर पर रहे। लेकिन 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद रुपए को धीरे धीरे परिवर्तनीय बनाना शुरू हुआ, रुपए को बाजार के हवाले छोड़ा जाना शुरू हुआ। 1992 में रुपए को आंशिक रूप से परिवर्तनीय बनाया गया और 1993 में तो चालू खाते को पूर्णतः परिवर्तनीय बना दिया गया। फिर 1997 में एक एसएस तारापोर समिति का गठन हुआ और उनसे पूछा गया कि पूंजी खाते की परिवर्तनीयता पर हमें सुझाव दिए। तो एसएस तारापोर समिति ने 1997 में कहा कि अभी तुरंत आंशिक परिवर्तनीयता को लाइए और धीरे धीरे परिवर्तनीयता को बढ़ाइएगा। तो भारत सरकार धीरे धीरे परिवर्तनीयता को बढ़ाना शुरू की। फिर 2006 में तारापोर समिति का दूसरी बार गठन किया गया। इसे कहते हैं तारापोर समिति पार्ट 2। और इनसे कहा गया, तारापोर साहब सुझाव दीजिए कि क्या हम गति बढ़ा सकते हैं। तो इन्होंने कहा, बढ़ाइए, खूब तेजी से बढ़ाइए, सुधार लाइए और परिवर्तनीय बनाइए। तो कुल मिलाजुला करके यही है कि भारत सरकार पूंजी खाते में परिवर्तनीयता की ओर तेजी से बढ़ रही है। हाँ, अभी 100% कन्वर्टिबिलिटी नहीं है। तो ये रही परिवर्तनीयता का मतलब। अब आइए समझते हैं क्या है रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। थोड़ी सी इस पर हम बात करते हैं, थोड़ी सी इस पर हम चर्चा करते हैं। बड़ा मजेदार सा ये प्रश्न है, बड़ा मजेदार सा ये मुद्दा है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखो, रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण से सीधा सा मतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रुपया सभी प्रकार के लेन देन के भुगतान के लिए स्वीकार किया जाए। अभी नहीं है, अभी सबसे अधिक स्वीकार डॉलर ही किया जाता है। भारतीय कंपनियां भी विदेशी बाजारों में अगर कुछ बेचती हैं तो कहती है हमको पेमेंट डॉलर में ही करो। तो भारत सरकार ने अभी प्रयास शुरू किया है कि हम रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण करेंगे। रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए हमने बताया कि अंतर्राष्ट्रीयकरण से सीधा तात्पर्य यही है कि रुपया विश्व बाजार में सभी प्रकार के लेन देन के भुगतान के लिए स्वीकार किया जाए। बस यही रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब। रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण हो इसलिए रुपए को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। कहोगे क्या क्या भाई, बड़ा इम्तिहान है अपने रुपए की। तो रुपए को पहली शर्त यह पूरा करना होगा कि रुपए को अपनी वैश्विक मांग बढ़ानी होगी। रुपए की वैश्विक मांग इतनी हो कि विश्व में कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी या कोई भी केंद्रीय बैंक रुपए को अपने पास आरक्षित मुद्रा के रूप में रखे। वर्तमान में सभी डॉलर को रखते हैं क्योंकि डॉलर की मांग है।
तो पहला शर्त तो रुपये को यही करना होगा कि अपनी डिमांड बढ़ा लेनी होगी। दूसरा, जब भारतीय कंपनियां रुपए में बॉन्ड जारी करें तो उन बॉन्ड की भी मांग हो, विदेशी निवेशक खूब खरीदे। तीसरा, जब भारतीय कंपनियां निर्यात करें तो खुद रुपए में भुगतान को स्वीकार करें। वर्तमान में भारतीय कंपनियां भी रुपए में भुगतान स्वीकार नहीं करती। भारतीय कंपनियां भी निर्यात करें तो रुपए में भुगतान स्वीकार करें, और जब भारतीय कंपनियां भी आयात करें तो वे रुपए में भुगतान करने में सक्षम हो, यानी रुपए की ग्लोबल डिमांड इतनी हो कि विदेशी कंपनियां भी रुपए को स्वीकार करें। भारत विदेशों से जो ऋण उठाए वो ऋण भी रुपए में ही उठाए, अभी डॉलर में उठाता है, और रुपए में ही भुगतान करे। जो विदेशी केंद्रीय बैंक हैं और जो कॉरपोरेट हैं वे भी अपने आरक्षित विदेशी मुद्रा भंडार में रुपए को रखें। साथ साथ अमेरिकी इतना काम अगर ठीक रुपया कर ले तो रुपया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा हो जाएगा, वैश्विक मुद्रा हो जाएगा, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण संपन्न हो जाएगा। अभी वर्तमान में देखा जाए तो अमेरिकी डॉलर, ब्रिटिश पाउंड, यूरो, जापानी येन, चीनी मुद्रा युआन, स्विस फ्रैंक, ये सब प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं। यानी भाई रुपया भैया को इतना काम करना होगा। बार बार गिर जा रहे हैं लोग, सोशल मीडिया में लिखते हैं रुपया गिरा रे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। इनको थोड़ा उठना होगा, मजबूत करना होगा। और ये सब काम तभी संभव हो सकता है जब एक काम हो जाए, भारत निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था हो जाए। भारत क्या हो जाए? निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था हो जाए। अभी याद आ गया, अभी मैं टेलीग्राम पर जो वीडियो डाला हूं उस पर इस निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था कैसे होगा मैंने बताया है। तो मेरे विद्यार्थियों, एक बात और है आप सबके लिए, एक सूचना आप सबके लिए है। सूचना ये है कि हम अपने विद्यार्थियों की भारी डिमांड पर सोमवार से ही, यानी इसी सप्ताह के पहले दिन से ही टेलीग्राम पर एक्टिव हो गए हैं, और हर दिन एक छोटा सा वीडियो हम डालेंगे 10 से 15 मिनट का, जो इकोनॉमी के करंट से संबंधित होगा। ठीक, इकोनॉमी के करंट से संबंधित होगा। आप हमारे PW वनली IAS के शॉर्ट्स वाले सेशन में जाओगे तो एक शॉर्ट्स हमने बना के दे दिया है जिसमें अपना टेलीग्राम ID भी दे दिया है। तो टेलीग्राम पर हमसे जुड़ जाओ और हर दिन एक इकोनॉमी के करंट के मुद्दे आपको हम समझाते रहेंगे, बताते रहेंगे। तो याद आज मैंने उसी पर डिस्कशन किया है, बात की गई है। तो चलिए भैया, ये हो गया। अब रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए भारत सरकार क्या क्या प्रयास कर रहे हैं। तो 2014 में भारत सरकार ने मसाला बॉन्ड जारी किया। 2018 में भारत जापान के बीच 75 बिलियन अमेरिकी डॉलर का भारत जापान करेंसी स्वैप एग्रीमेंट हुआ, मुद्रा विनिमय समझौता हुआ। 2018 में ही भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मुद्रा विनिमय समझौता हुआ। अभी भारत और मलेशिया ने आपस में सहमति जताई है कि मलेशिया भारत से व्यापार रुपए में ही करेगा। तो ये सब प्रयास किए जा रहे हैं रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए। इस रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण के कुछ लाभ हैं। लाभ ये है कि भारतीयों को विदेशी मुद्रा भंडार नहीं रखने होंगे। भारत सरकार विदेशी मुद्रा भंडार रखती है ताकि विदेशों से आयात कर सके। जब इसका रुपये की वैल्यू बढ़ जाएगी तो रुपये से ही काम चल जाएगा। ऋण महंगे नहीं होंगे क्योंकि रुपये में ही चुकाना होगा। तो ये लाभ होंगे। चुनौतियां क्या है कि वैश्विक व्यापार में भारत का हिस्सा बहुत कम है। पूंजी खाता पूर्णतः परिवर्तनीय नहीं है। निर्यात बढ़ाना होगा, निवेश के सभी रास्ते खोलने होंगे, पूंजी खाते को परिवर्तनीय बनाना होगा, रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण संपन्न होगा। अब यही एक शब्द आया है, मुद्रा विनिमय समझौता, करेंसी स्वैप एग्रीमेंट। थोड़ा इसको देख लेते हैं क्या है। तो क्या है करेंसी स्वैप एग्रीमेंट? तो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट में क्या होता है, यह दो देशों के केंद्रीय बैंकों के बीच उधार लेने की व्यवस्था है। इसमें क्या जाता है कि दो देशों के केंद्रीय बैंक, प्रोसेस क्या है समझा देता हूं। जैसे मान लो ये है RBI और ये है जापान का केंद्रीय बैंक। ठीक, 75 बिलियन डॉलर का समझौता हुआ है। 75 बिलियन 75 75 बिलियन
अमेरिकन डॉलर का समझौता हुआ है। यानी 75 बिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर कितना येन होता है, इसको निकाल लिया गया, और कितना रुपया होता है इसको निकाल लिया गया। 75 बिलियन अमेरिकन डॉलर के बराबर जितना येन होता है, येन को किसने रख लिया? आरबीआई ने। येन क्या है? जापानी मुद्रा है। और 75 बिलियन डॉलर के बराबर जितना रुपया होता है, उस रुपया को रख लिया जापान के केंद्रीय बैंक ने। यानी रुपया जापानी बैंक में जमा हुआ वर्तमान विनिमय दर पर ही। अब होगा क्या? भारत को अगर जापान से कुछ खरीदना है तो आरबीआई ने येन रखा होगा, भारत येन में पेमेंट कर देगा। और जापान को भारत से कुछ खरीदना होगा तो जापान के केंद्रीय बैंक ने रुपया रखा है, रुपया आरबीआई को पेमेंट हो जाएगा। बस। और अगर इसके बाद कुछ बच जाता है तो फिर अदला बदली डॉलर में कर ली जाएगी और उसी रेट पर अदला बदली की जाएगी जिस रेट पर वर्तमान में रखा गया है। यही है करेंसी स्वेप एग्रीमेंट। तो बिल्कुल यही 2018 में 75 बिलियन डॉलर का करेंसी स्वेप एग्रीमेंट हुआ जापान से। 2018 में ही 50 है ये 50 बिलियन डॉलर का करेंसी स्वेप एग्रीमेंट हुआ संयुक्त अरब अमीरात का। ठीक। और इसका प्रॉफिट ये है कि विदेशी मुद्रा पर निर्भरता हमारी कम होगी और सरकार ये भी कोशिश कर रही है कि हम धीरे धीरे निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था बने ताकि हमारा रुपया वैश्विक बाजारों में मजबूत हो। क्योंकि जब तक रुपया वैश्विक बाजारों में मजबूत नहीं होगा, बात तब तक नहीं बनेगी, रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण संपन्न नहीं होगा। तो ये कहानी रही बैलेंस ऑफ पेमेंट की। मुझे उम्मीद है कि पूरी बात समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई होगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी चिट्ठियों का, आपके पत्रों का, आपके संदेशों का इंतज़ार रहता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।